हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारे सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट चल रहा है, जहाँ पे हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सारे आपके एनसीईआरटी पे आधारित हैं और बहुत सारे प्रश्न तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए पीवाईक्यू भी हैं। पीवाईक्यू में थोड़ा सा हेर फेर करके एग्जैक्ट वही प्रश्न नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं बहुत बार आपको करा चुकी हूँ। इतनी सारी मैराथन क्लास डली हैं, बहुत सारी उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किए हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस किए हैं। तो आप वहाँ पे जाके अपनी पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं बोल रही कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, आपको पीवाई जो आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही होगा। तो आप मैराथन क्लास से जाके आप अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन के एनालिसिस के ही आधार पे नए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और ऐसे ही प्रश्न, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का हेरफेर रहेगा, बाकी ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है ना, आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। इसके पहले 2 मॉक टेस्ट की क्लास आपको अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप इसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। फोकस पर बनेगा और छोटा होगा, अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा तथा वस्तु के बराबर होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति में वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। हालांकि इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे अब क्योंकि आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, दर्पण में होता क्या क्या है। अनंत होता है, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सी से लिखते हैं, और एक होता है फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, पोल। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो गोल वाला हम गोल ऐसे गोला बनाएंगे ना, ये गोला किसके लिए होगा, वस्तु के लिए होगा, ये मैं ट्रिक बता रही है आपको। और ये जो चौकोर बनाएंगे ये किसके लिए होगा, ये प्रतिबिंब के लिए होगा, ये इमेज के लिए होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम अनंत से वस्तु को रखना स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले नंबर की जो वस्तु है वो हम कहाँ पे रखें, हमने रखा अनंत पे। तो जब पहले नंबर की वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यानी पहले नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये चौकोर वाला हम किसको बना रहे हैं, इमेज को बना रहे हैं। अब हम दूसरे नंबर की वस्तु कहाँ पे रखें, दूसरे नंबर की वस्तु रखें अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये दूसरे नंबर का प्रतिबिंब बना। देखिए, इधर से वस्तु आती जाएगी दर्पण के पास और इधर से प्रतिबिंब जाता जाएगा अनंत के पास। अब तीसरे नंबर की जो वस्तु रखी है कहाँ पे रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो अब ये भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो तीसरे नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अब वस्तु और आगे बढ़ी, वस्तु कहाँ पे बढ़ी, चौथे नंबर की वस्तु रखी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जो चौथे नंबर का प्रतिबिंब है वो भी आगे बढ़ेगा, तो कहाँ पहुँचेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में पहुँचेगा। ठीक, अब पाँचवें नंबर की वस्तु कहाँ गई, फोकस पे गई, तो पाँचवें नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो यानी अनंत पे हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, और फोकस पे हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत के पास। अब एक कंडीशन और बचती है, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पे, जो छठे नंबर की वस्तु है कहाँ रखी गई, फोकस और पोल के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है दर्पण के पीछे। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे। अब देखिएगा इन प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होगी। जो 1 और 2 नंबर वाले प्रतिबिंब हैं ये कैसे होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर सबसे छोटा बोला जाए तो सबसे छोटा तो 1 नंबर वाला होगा जो फोकस पे बना है, तो ये वस्तु से छोटे होंगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रतिबिंब बनता है, तो अब देखिए जहाँ पे वस्तु रखी वहीं पे प्रतिबिंब बना, तो ये क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु के बराबर। ठीक, और ये जो प्रतिबिंब बनते हैं चौथे और पाँचवें नंबर के, तो ये क्या होते हैं, वस्तु से बड़े होते हैं। ठीक है, और अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो पाँचवें नंबर पे जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और ये जो छठे नंबर पे प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से तो बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा, पर सबसे बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो साइज तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो जितने भी ये प्रतिबिंब बनते हैं ना, इस साइड जो दर्पण की तरफ ही बनते हैं, जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक।
कैसे प्रतिबिंब होते हैं? वास्तविक होते हैं। और कैसे होते हैं? उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टा। अब देखिए, ऊपर वस्तु रखी है, नीचे प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बना, तो कैसा होगा? वास्तविक। लेकिन ये प्रतिबिंब जो दर्पण के दूसरे पार बनता है, तो ये कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा? आभासी। और कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक, आभासी, ये सारी चीज़ें यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था? वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र पर ही बना। और प्रतिबिंब कैसा था? बराबर था वस्तु के, उल्टा था और वास्तविक था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है और क्यों? अवतल अवतल दर्पण क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र दिखाता है। समतल दर्पण क्योंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण तो अभी हमने पढ़ा, ये कैसा प्रतिबिंब बना देता है? उल्टा। मोस्टली कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब रियर व्यू मिरर मतलब क्या होता है? जो वाहनों में साइड में एक छोटा सा दर्पण लगा रहता है ना, जिससे हम पीछे का व्यू देखते हैं कि पीछे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, कितने डिस्टेंस में खड़ी हैं, तो ये क्या कहलाता है? रियर व्यू मिरर। अब अगर अवतल दर्पण को यहाँ पे हम लगा देंगे तो ये तो ट्रक को उल्टा दिखाएगा, ठीक है, उसके पहिए चक्के ऊपर दिखाएगा, छत नीचे दिखाएगा। तो क्या अवतल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर में किया जाएगा? तो ये पहले आप काटिए। समतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में नहीं किया जाता इतना बड़ा। अब ये देखिए, समतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है कि अगर वस्तु इतना बड़ा है, मान लेते हैं 1 मीटर का कोई वस्तु है, तो ये प्रतिबिंब भी कितना बड़ा दिखाएगा? 1 ही फीट का प्रतिबिंब ये दिखाएगा, ठीक है। और जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा। तो मान लेते हैं कोई ट्रक खड़ा है, तो अगर वो क्या बोलते हैं, मान 5 फीट का वो ट्रक खड़ा है, 5 फीट ऊंचाई है उसकी, तो उसके लिए हमको जो रियर व्यू मिरर है वो भी 5 फीट ऊंचाई का चाहिए, तब जाके वो उसका प्रतिबिंब बना पाएगा। तो क्या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अब अवतल दर्पण क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, हमको जो रियर व्यू, देखिए ये छोटा सा मिरर होता है, यहाँ पे हमको ऐसा दर्पण चाहिए जो कि छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखाए पर बहुत सारे दिखाए, सारी गाड़ियों का प्रतिबिंब दिखा दे, भले ही वो छोटा छोटा दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण लगा देंगे तो ये एक ट्रक का एक छोटी सी साइकिल भी खड़ी है तो क्या करेगा? उसको बड़ी सी करके दिखा देगा, तो और बाकी गाड़ियां तो दिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि यह क्या करता है? विस्तृत क्षेत्र दिखाता है। विस्तृत क्षेत्र दिखाता कैसे है? क्योंकि यह कोई भी प्रतिबिंब है ना, तो उसको बहुत छोटा करके दिखाता है, और सारे प्रतिबिंब छोटा दिखाएगा। छोटा के साथ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे ना, वो सीधे बनेंगे, छोटे छोटे सीधे प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे पीछे कार भी खड़ी है, बाइक भी खड़ी है, स्कूटी भी खड़ी है, ट्रक भी खड़ा है, कुछ भी खड़े हैं, सभी को एक छोटे से दर्पण में छोटा छोटा करके दिखा देगा। और वाइड एरिया कवर करता है, इतनी दूरी तक जो भी वाहन खड़े हैं सभी को ये दिखा देगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी पास की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। जांच करने पर पाया गया कि आंख में बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है। इस स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूर दृष्टि दोष है और उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। यह निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है। यह जरा दृष्टि दोष है, इसको द्विफोकस लेंस से सुधारा जा सकता है। यह रंग अंधता है और इसको लेंस से सुधारा नहीं जा सकता। एक विद्यार्थी है जिसको पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, और जो प्रतिबिंब बन रहा तो ये रेटिना है, तो रेटिना के कहाँ बन रहा? आगे बन रहा है, ठीक है। रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो ये कौन सा दृष्टि दोष है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यह निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट मतलब पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं निकट की, पर दूर की वस्तुएं इसमें धुंधली दिखाई देती हैं, अच्छे से दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेटिना का साइज है, रेटिना का साइज बढ़ जाता है। यानी पहले रेटिना कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था। अब जब रेटिना का साइज बढ़ जाता है तो क्या है? प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा, रेटिना तक वो प्रकाश जा ही नहीं पाता। तो क्या किया जाता है? आगे जो है वो अवतल लेंस का उपयोग कर दिया जाता है। किसका उपयोग कर दिया जाता है? अवतल लेंस का। अब जो अवतल लेंस है ये क्या करता है? प्रकाश को कन्वर्ज करके, इकट्ठा करके एक जगह ले जाने का काम करता है। तो ये क्या करेगा? प्रकाश को ले जाके रेटिना पे इकट्ठा करेगा और यहाँ पे
इमेज बनाने का काम करता है। इसीलिए क्या है, निकट दृष्टि दोष है और यहाँ पे अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पे दूर की वस्तुएं क्या है, दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं क्या है, दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में न दूर का दिखाई देता न पास का दिखाई देता। रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कलर की पहचान नहीं हो पाती है, इसके लिए कोई लेंस क्या जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस द्रव और गैस की तुलना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। गैस में कणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। सही कथन बताना है, ए बी, ए और सी, बी और सी, ए बी और सी। बताइए क्या होगा। देखिए क्या है, 3 स्टेट होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे हम तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जो ठोस होता है ना, इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, और जब पार्टिकल पास पास होंगे तो इनका आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आकर्षण बल अधिक होगा, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, ये क्या है, अधिक है। और इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, इनका शेप भी फिक्स होता है, और क्या है, साइज भी फिक्स होता है, और आयतन भी क्या होता है, इनका फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है। लेकिन जो द्रव होते हैं, इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक, तो इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा ठोस की अपेक्षा में। इनका शेप साइज फिक्स नहीं होता, पर आयतन क्या होता है, आयतन फिक्स होता है। जैसे 1 लीटर आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, अब जैसे 1 लीटर पानी है ना, तो आप उसको चाहे गिलास में डालिए, चाहे थाली में डालिए, चाहे लोटे में डालिए, वो 1 लीटर ही रहेगा। बस हाँ, उसका शेप और साइज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन फिक्स होता है, शेप साइज फिक्स नहीं होता। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ये और रैंडमली दूर दूर मूव करते रहते हैं, तो यानी इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो होता है, वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे ना ही शेप फिक्स होता है इसका, और ना ही आयतन फिक्स होता है। इसको हम कंप्रेस करके छोटे भी से भी बर्तन में भर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। द्रव में कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, ये भी करेक्ट है। गैस में कणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, नहीं, ये ठोस की क्वालिटी है। यहाँ पे देखिए कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, अधिकतम यहाँ पे लिखा होता तब करेक्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, उबलना यानी बॉइलिंग और बाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन में क्या संबंध होता है, मतलब इनके अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोनों समान ताप पर होते हैं। उबलना केवल सतह पर होता है। बाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है। बाष्पीकरण तीव्र प्रक्रिया है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बॉइलिंग और इवापोरेशन में अंतर पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, एक निश्चित तापमान पे ही द्रव क्या होता है, द्रव तेजी से किस में बदलता है, गैस में बदलता है। इसको ही क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग। यहाँ पे क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टाइम होता है। जैसे जो पानी है ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इसमें बुलबुले आएंगे, ये उबलना स्टार्ट होगा। लेकिन जो वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, तो ये किसी भी तापमान पे हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए। और ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली होने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप कपड़े को धूप में सुखा के देखिए, नॉर्मल हवा में भी सुखा के देखिए, तो देखिए धीरे धीरे उससे पानी वाष्प बन के निकलता रहता है। कम धूप है तब भी कपड़े सूखेंगे, भले लेट लगेगा, और तेज धूप है तब भी कपड़े सूखेंगे, भले टाइम जल्दी सूख जाएंगे। बस बस इसमें फिर फर्क होता है कि प्रक्रिया तेज होगी कि कम होगी। ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रक्रिया ये क्या होगी, तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम है तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। लेकिन वाष्पीकरण के लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है, उबलना होता है, इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। आयनिक यौगिक धातु और अधातु से बने होते हैं। सही उत्तर क्या है? केवल ए और बी, केवल बी और सी, ए और सी, ए बी और सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी इलेक्ट्रॉन का दान करता है ना, वो उसमें कैसे चार्ज आते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब डेली रोजमर्रा की जिंदगी से भी समझिए कि जो पैसे देगा मतलब उसके पास धन है तब वो जाके धन दान करेगा। तो जो पैसे देता है, जो कोई चीज़ डोनेट करता है, तो उसमें कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो कोई चीज़ लेता है, जैसे उधार लेने के पास, जो लोग उधार लेते हैं उनके पास क्या होता है? ऋण होता है, कर्ज होता है। तो उनमें कैसा आयन होता है? ऋणायन होता है। तो धातुएं जो होती हैं, मेटल्स होती हैं, ये हमेशा धनवान होती हैं, धन आयन देती हैं। और जो अधातुएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। तो ए भी सही है और बी भी सही है। आयनिक यौगिक धातु और अधातु से बने होते हैं, तो ये भी सही है। जो आयनिक बंध होता है ना, जो आयोनिक बंध बनता है, वो मेनली धातु यानी डोनर और जो एक्सेप्टर होता है उसके बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनता है। तो डोनर कौन सा हो जाता है? डोनर हो जाता है धातु, और एक्सेप्टर क्या हो जाता है? अधातु हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्न रासायनिक अपक्रिया पर विचार कीजिए। Zn प्लस 2HCl यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर ZnCl2 बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कैसी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है जिसमें जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, या फिर द्विविस्थापन अपक्रिया है? कैसी अपक्रिया है? तो देखिए, संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जिसमें दो अभिकारक ए और बी मिले और क्या बना दिए? एक उत्पाद ए बी बना दिए। इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड मिला और H2O मिला, ठीक, पानी मिले और मिल के क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कहलाएगी? एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया क्या कहलाती है? कि एक कोई अभिकारक ए बी है, टूट के दो प्रोडक्ट बना दे, ए और बी बना दे। इसको क्या बोलते हैं? अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो टूट के क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना दी और CO2 गैस रिलीज कर दी। तो इसको क्या बोलेंगे? अपघटन अपक्रिया बोली जाएगी। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी पे डिपेंड करता है। इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ना, ये क्या करती है? कम अभिक्रियाशील वाले धातु को क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह से हटा देती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जिंक ये अधिक अपक्रियाशील धातु है हाइड्रोजन से। अब अपक्रियाशीलता यहाँ श्रेणी कई बार आपको बता चुकी हूँ, लगता है हाँ, अभी पिछले क्लास में भी मैंने बताया है आपको अपक्रियाशीलता श्रेणी, तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। तो जिंक क्या होता है? हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटाता है और जाके बैठ जाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो यह एक प्रकार की कैसी है? विस्थापन अपक्रिया है। और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अपक्रिया में ना आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान कैसे? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देके, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है और CuSO4 कॉपर सल्फेट है। ये अगर इसके आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा? बेरियम जाके कॉपर की जगह पे बैठ जाएगा और कॉपर जाके बेरियम की जगह पे बैठ जाएगा। तो क्या बना लेगा? ये BaSO4 बना लेगा और ये क्या बनाएगा? CuCl2 बना लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक दूसरे को उसकी जगह से विस्थापित किए, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको आई होप चारों अपक्रियाएं क्लियर हो गई होंगी। संयोजन, अपघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, चाल और वेग का SI मात्रक समान होता है, केवल A और B, केवल B और C, A B और C, या फिर A और C। यहाँ पे बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। और जो चाल होती है हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और इसके कोई दिशा नहीं होता है। केवल और केवल क्या होता है? इसमें परिमाण होता है। यहाँ पे दिशा नहीं होती, परिमाण बस यानी मात्रा बस होता है। ठीक है, वहीं पे अगर वेग का, हाँ, इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वहीं पे अगर वेग की बात की जाए तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय।
ठीक है। दूरी और विस्थापन अभी पिछले क्लास में ही हम पढ़े हैं। तो ये क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब जो विस्थापन होता है, जब विस्थापन खुद ही, हाँ देखिए, दूरी दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। अगर दूरी धनात्मक होती है तो चाल भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है और विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए जो वेग है ना, वेग भी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। और वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब चलिए कथन पे चलते हैं। चाल सदैव धनात्मक होती है, बिल्कुल करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति है जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा है तो वो चाल नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो चाल हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, चाहे वो किसी भी दिशा में की गई हो। वेग का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, अभी हमने देखा क्यों ऋणात्मक हो सकता है। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक समान होता है, हाँ, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड समान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए बी और सी क्या हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पहले 10 सेकंड में समान त्वरण से गति करती है और अगले 10 सेकंड में समान मंदन से रुक जाती है। इस पूरी गति के लिए त्वरण सदैव धनात्मक रहता है, त्वरण सदैव ऋणात्मक रहता है, त्वरण पहले धनात्मक है फिर ऋणात्मक होता है, त्वरण शून्य रहता है। देखिए क्या बोला है कि पहले 10 सेकंड के समान त्वरण से गति करती है। तो जो फर्स्ट उसका 10 सेकंड है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट 10 सेकंड है, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे उसकी जो गति है, गति क्या होती है, बढ़ रही है। जब गति बढ़ रही है तो यहाँ पे जो त्वरण होगा, त्वरण कैसा होगा, त्वरण धनात्मक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु क्या है, समान त्वरण से बढ़ रही है, बढ़ रही मतलब गति बढ़ रही, तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जो सेकेंड उसका 10 सेकेंड है, दूसरा जो उसका 10 सेकेंड है, इसमें क्या है, इसमें उसकी स्पीड या गति क्या है, घट रही है। जब गति घट रही है तो इस टाइम पे बताइए त्वरण कैसा होगा, त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो यानी पहले उसका जो त्वरण है क्या हुआ, धनात्मक हुआ, पहले बढ़ा है, बाद में उसका त्वरण क्या हुआ है, ऋणात्मक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण पहले धनात्मक होता है फिर क्या है, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चुंबक को बीच से काटने पर केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे चुंबक मैग्नेटिज्म से प्रश्न है। जो चुंबक होते हैं ना, इसके समान ध्रुव हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ ऐसे आ गया या साउथ साउथ आ गया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में भेजने का काम करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जो असमान ध्रुव होते हैं, चाहे नॉर्थ साउथ हो चाहे साउथ नॉर्थ हो, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ए भी स्टेटमेंट सही है, बी भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, चुंबक को बीच से काटने पर केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होता है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे चुंबक को आप कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए तोड़िए, इसमें हमेशा ही दो पोल बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। एक ध्रुव वाला कभी भी नहीं बनेगा, इसमें कितना भी छोटा चुंबक होगा ना, उसमें दो ध्रुव जरूर होंगे, उस उत्तर और दक्षिण। ठीक है। तो ए सही है, बी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। तो ए बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास होता है। कंपास की सुई सदैव भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। सही कथन आपको बताना है, सही कथन क्या है, केवल ए और बी और सी, या ए बी और सी। देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वह चीज़ों को ग्रेविटी जो फोर्स होता है ना, उसके माध्यम से अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास होता है, क्या ये करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव होता है भौगोलिक उत्तर ध्रुव के क्या होता है, पास होता है, तभी ना क्या है, अपोजिट अगर ध्रुव पास में होंगे तभी ना एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। कंपास की सुई सदैव भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहती है, ऐसा नहीं कह सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच मान के संबंध में सही कथन है। पीएच अगर 7 है तो प्रबल अम्ल दर्शाता है। पीएच का मान जितना कम होगा अम्ल उतना प्रबल होगा। पीएच 14 है तो उदासीन विलयन दर्शाता है। पीएच मान केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है। तो सबसे पहले ये काटिए कि पीएच मान केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है। अब आ जाते हैं पीएच स्केल पे। तो पीएच जो स्केल होती है वो क्या बताती है, देखिए पीएच स्केल होती है आपका 1 से लेके 14 तक।
क्या, 1 से लेके 14 तक। जहाँ पे जो 7 होता है, 7 किसको बताता है, 7 बताता है उदासीन को। अब इससे इस तरफ चले जाओ, अब 6, 5, 4, 3, 2, इधर अगर आप बढ़ते जाते हैं तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। 6 में है तो कम अम्लीय है ना, और वीक एसिड बोला जाएगा। और अगर 5 है, 4 है, 3 है, उसका पीएच वैल्यू 2 है किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू, तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, यानी प्रबल अम्ल कहलाएगा। ऐसे ही इधर भी अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13 अगर कोई वस्तु इधर चलती जाती है, किसी वस्तु का पीएच इधर बढ़ता जाता है, तो क्या होता जाता है, क्षारीयता भी उसकी बढ़ती जाती है। जैसे अगर किसी वस्तु का पीएच 13 है तो क्या कहलाएगा, 13 में 13 पीएच है तो वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर किसी वस्तु का पीएच कितना है, 8 है, तो क्या कहलाएगा, वीक वीक बेस कहलाएगा, कमजोर क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पीएच स्केल समझ में आ गई होगी। और 7 किसको बताता है, उदासीनता को। तो यहाँ पे 7 प्रबल अम्ल नहीं, 14 उदासीन नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, कि पीएच का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होता जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाइटनिंग एक विद्युत घटना है। तड़ित के समय बादल और पृथ्वी के बीच आवेश का स्थानांतरण होता है। तड़ित के दौरान उत्पन्न ऊर्जा वायुमंडल को प्रभावित नहीं करती है। सही कथन कौन सा होगा, यह आपको बताना है। केवल ए और बी होगा, ए और सी होगा, बी और सी होगा, या ए बी और सी होगा। बताइए, जो लाइटनिंग की घटना होती है, तड़ित की घटना होती है, ये एक विद्युत घटना है क्या, तो बिल्कुल सही है। जो बादल में, किसमें, बादलों में जो संचित विद्युत आवेश होता है ना, जो स्टोर्ड विद्युत आवेश होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी से लाइटनिंग की घटना होती है, तड़ित की घटना होती है। इसी के कारण बादलों में संचित विद्युत आवेश के कारण ही लाइटनिंग की घटना होती है। तड़ित के समय बादल और पृथ्वी के बीच आवेश का स्थानांतरण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो जब भी ये तड़ित होता है, लाइटनिंग की होती है ना, तो जो बादल बादल या बादल पृथ्वी, चाहे बादल बादल हो और चाहे बादल और पृथ्वी हो, इनके बीच आवेशों का स्थानांतरण होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तड़ित के दौरान ऊर्जा वायुमंडल को प्रभावित नहीं करती। क्या ये सही है? देखिए, जब भी लाइटनिंग होती है ना, तो बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, और क्या होती है, ध्वनि भी निकलती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, ये वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। अगर यहाँ पे ये जो नहीं है ना, नहीं ही इनकरेक्ट कर दिया, नहीं तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते। तो ये जो सी दिया है, सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये सारी चीज़ें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि ये प्रभावित करती हैं, यहाँ पे नहीं दिया है। तो ए और बी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। तो ए बी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप पृथ्वी की सतह के भीतर अचानक ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न होता है। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। भूकंप तरंगे ऊर्जा को सभी दिशाओं में ले जाती हैं। सही कथन आपको बताना है, ए और सी, ए और बी, बी और सी, या ए बी और सी। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये भूकंप से, इससे भी प्रश्न, ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ना, इनसे भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या दिया है, भूकंप पृथ्वी की सतह के भीतर अचानक ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है ना, ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, ये सारी स्टोर्ड एनर्जी या संचित ऊर्जा की वजह से होती हैं। तो पृथ्वी के भीतर जो संचित ऊर्जा होती है ना, इसके अचानक निकलने से ही क्या आता है, भूकंप आता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या दिया है, भूकंप का जो फोकस होता है पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। गलत। भूकंप का जो फोकस होता है, केंद्र होता है ना, वो पृथ्वी के नीचे स्थित होता है, सतह पे स्थित नहीं होता है। कहाँ स्थित होता है, नीचे स्थित होता है। सतह पर जो बिंदु स्थित होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, उपकेंद्र बोला जाता है, केंद्र नहीं होता। वो क्या होता है, एपिसेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिसेंटर। वो सेंटर नहीं होता। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भूकंप तरंगे ऊर्जा को सभी दिशाओं में ले जाती हैं, सही है। जो भूकंपीय तरंगे हैं ना, वो केंद्र के चारों दिशाओं में फैलती हैं, सभी दिशाओं में वो क्या होती हैं, फैलती हैं। तो ए सही है और सी सही है, बी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो ए और सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिल्कुल सीटेड
ओरिएंटेड हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ऐसे प्रश्न आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज का हेरफेर है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव है, बाकी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मॉक टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करिएगा। आपके एग्जाम तक ये सीरीज चलाई जाएगी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।